हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ मिश्रा और आज आपकी पहली क्लास है साइंस की, जिसमें साइंस में आपको पढ़ाऊंगा। तो साइंस में स्टार्ट करते हैं आज। साइंस में आपकी बायो से स्टार्ट करते हैं, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना होता है। पहला, सॉरी, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है आपका लिविंग। जी, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, जिसे हिंदी में अध्ययन कहते हैं। दैट इज बायोलॉजी। अगर बायो की बात करें तो बायो दो वर्डों से मिलकर बना होता है। पहला बायो प्लस लॉजी। बायो का मीन्स होता है लिविंग, जीव, जीवित। और दूसरा है लॉजी, स्टडी, जिसे अध्ययन, जैसे बायोलॉजी। अगर हम बायो के वर्ड की बात करें, टर्म ऑफ बायो, टर्म ऑफ बायोलॉजी, तो ये आपके लेमार्क एंड ट्रेवियनस ने दिया था। लेमार्क एंड लेमार्क और ट्रेवियनस। टर्म की बात करें तो ये आपके लेमार्क और ट्रेवियनस ने दिया था वर्ड की। अब हम बायो के टाइप्स की बात करते हैं। बायो में हम ब्रांच की बात करते हैं बायो की। तो बायो में दो ब्रांच होती हैं। पहला जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा है बॉटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी में आपकी एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एनिमल्स स्टडी। और बॉटनी में आपका प्लांट स्टडी करते हैं। पादप अध्ययन। अगर हम जूलॉजी के
फादर की बात करें तो जूलॉजी के फादर हैं आपके अरस्तु, जिसे इंग्लिश में अरस्टोटले कहते हैं, अरस्टोटले। और बॉटनी के फादर की बात करें तो थियोफ्रास्टस। अरस्टोटले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया, एनिमेलम। और थियोफ्रास्टस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। बायो की दो ब्रांच होती हैं, जैसे एक जूलॉजी, एक बॉटनी, जिसे हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं और बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पादप का अध्ययन। और अरस्टोटले ने एक बुक का नाम दिया जिसे हिस्टोरिका एनिमेलम कहते हैं, और थियोफ्रास्टस ने एक बुक लिखी थी इसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी से। जैसे कि हमारे बायो के दो पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी, तो हम अब जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी का सिलेबस देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे बॉटनी पढ़ेंगे, बॉटनी के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी से। चलिए बॉटनी में काफी डिटेल सिलेबस है, तो उसको भी कवर करेंगे हम। जैसे कि हम वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, गर्मी बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी से, जिसे हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। अगर हम जूलॉजी के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम जूलॉजी का सिलेबस लिख लेते हैं। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या स्टडी करनी है इसकी हमें। तो पहला हम इसमें चैप्टर्स के नेम लिखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सेकंड न्यूट्रिशन, पोषण, और नेक्स्ट ब्लड एंड हार्ट, ब्लड एंड हार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट है आपका स्केलेटन सिस्टम। इसमें जिसे हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र। और नेक्स्ट
रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जनन, इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों की स्टडी करेंगे, मेल और फीमेल की। इसे हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन सॉरी उत्सर्जन। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिसे हिंदी में कहते हैं सॉरी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है आपका ग्लैंड्स, जिसे ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है आपका डिसीज, लास्ट डिसीज रोग, बीमारी। ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, समथिंग 7 से 8 चैप्टर होंगे। तो सबसे पहले डालते हैं आप, सबसे पहले पढ़ाएंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो आपको पता है सबसे पहले हमारी एक सेल्स होती है, सेल्स, कोशिका, कोशिका, सेल से फिर डेवलप होंगे टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर सिस्टम, सिस्टम जिसे ऊतक कहते हैं, अंग, तंत्र। हम पूरी डिटेल करेंगे, पूरी डिटेल के पढ़ाएंगे, सेल क्या होती है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है। पहले क्या होता है, पूरी एक ह्यूमन बॉडी को तैयार होने के लिए, बॉडी को बनने के लिए, ये है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट सेल। सेल बहुत सारी सेल मिलकर ग्रुप बनाती हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल जो कि टिश्यू कहलाता है आपका। फिर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हमारे हैंड हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए, नाक हो गई, ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा एक सिस्टम बन जाता है, पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है, इसे तंत्र कहते हैं, सिस्टम। अगर हम डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन, पाचन जिसे हिंदी में कहते हैं,
पाचन क्या होता है डाइजेशन के से हम डाइजेशन सिस्टम में हम सबसे पहले पाचन के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपका कोई फूड है, फूड जो कि इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल, अघुलनशील, अघुलनशील। और अगर इस फूड को अगर हम ब्रेक डाउन करें, इस फूड को अगर ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन को तोड़ना, तोड़ना, तो इस ये डायरेक्टली बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती इस फूड को, क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स, नो डायरेक्टली, नो डायरेक्ट एब्जॉर्ब। अगर इस फूड को हम ब्रेक डाउन करते, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर लेते, मान लीजिए ये आपके फूड्स हैं, ब्रेक डाउन फूड्स, ब्रेक डाउन फूड, तो ये हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करेगी। डायरेक्टली बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इनसॉल्युबल है, ये वाटर में भी, वाटर में इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल, घुलनशील। घुलनशील जब तक फूड को डायरेक्टली अगर बॉडी को दिया जाए तो ये बॉडी हमारी एब्जॉर्ब नहीं करेगी इस फूड को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इनसॉल्युबल होता है, जब तक कि इसका फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर ले, इसलिए तब ये घुलनशील होगा, तब हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी, तब जाके इसे एनर्जी मिलेगी। नो एनर्जी, सॉरी, एक मिनट, तो अगर हम डाइजेशन की डायरेक्टली डेफिनेशन की बात करें तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जटिल संरचना तथा जल में अघुलनशील, अघुलनशील भोजन को सरल संरचना तथा जल में घुलनशील, जल में घुलनशील में बदला जाता है, बदला जाता है। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल से बताया था कि जब तक कि फूड का ब्रेकडाउन ना किया जाए तब तक फूड बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो वहां यहां पर वही कहा जा रहा है कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जटिल संरचना, जो कि कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड जो था हमारा, जब तक उसका ब्रेकडाउन होता तब तक जल में घुलनशील भोजन को सरल संरचना तथा जल में घुलनशील में बदला जा सकता है। पाचन की डेफिनेशन है।
अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइजेस्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव ऑर्गन, पाचन अंग। पाचन अंग, अगर हम पाचन अंग की बात करें तो इसके कुछ टाइप्स के होते हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल जिसे कहते हैं हिंदी में आहार नाल। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, तो आपकी पहला बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, मुख गुहा कहते हैं इसे। सेकंड ईसोफेगस, जिसे ग्रास नली कहते हैं। अभी भी तो डायग्राम में बताएंगे कौन सी चीज कहां प्रेजेंट है डायग्राम में, ह्यूमन का डायग्राम बनाएंगे अभी। नेक्स्ट ईसोफेगस के बाद में आपका स्टमक, जिसे हिंदी में आमाशय कहते हैं। और नेक्स्ट इंटेस्टाइन, लास्ट आंत। अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में बात करें, डाइजेस्टिव ऑर्गन के डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो इसमें क्या क्या आती हैं आपकी, डाइजेस्टिव सॉरी डाइजेशन ग्लैंड। नेक्स्ट सॉरी पहला है आपका सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट पैनक्रियाटिक ग्लैंड। और दूसरा है लिवर, यकृत, पाचन ग्रंथि। और इसमें है अग्नाशय ग्रंथि। अगर इनकी हम पूरी प्रेजेंट देखते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, ये हमारे मानव शरीर में कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, वेट करना। मैं ये इरेज कर रहा हूँ। हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं
ह्यूमन का स्ट्रक्चर है, और ये थोड़ा सॉरी बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बनाता हूँ इससे कि पूरे बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकूं। ये आपका ईसोफेगस, ये आपकी है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मुख गुहा। ये आपका है ट्रैकिया, और ये आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसे ग्रास नली कहते हैं। स्टॉप करने वाली भाई। तो ये आपकी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मुख गुहा। और ये आपकी यहाँ स्लैवरी ग्लैंड होती है मुख गुहा में। स्लैवरी ग्लैंड, पाचन ग्रंथि, इसे हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथि। ये आपका ट्रैकिया, श्वास नली। श्वास नली। ये आपका ईसोफेगस, ग्रास नली। इसके बाद आपका आता है ये आपका पैनक्रियास, अग्नाशय इसे कहते हैं। ये आपका है स्टोमक। स्टोमक को हम आमाशय को हम पेट भी कहते हैं आमतौर पर आपके गांव की भाषा में। स्टोमक, स्टोमक, आमाशय। और ये आपका लिवर, यकृत। और इसके बाद आती है आपकी सबसे लोअर पार्ट में आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन बड़ी आंत। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो अंदर लुब्रिकेंट टाइप में दिख रही है आपकी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें
तो ये हमारा जो मुख होता है, मुख गुहा, बक्कल कैविटी, जहाँ हम भोजन खाते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ये होती है मुख गुहा, बक्कल कैविटी। इसी मुख गुहा में, इसी बक्कल कैविटी में हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे पाचन ग्रंथि कहते हैं, जो कि हमारे जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, इन्हीं को कहते हैं ना, भोजन आधा मुख में पड़ जाता है, बक्कल कैविटी में, वो सलाइवरी ग्लैंड करती है, सलाइवरी ग्लैंड, वो सलाइवरी ग्लैंड का वर्क होता है भोजन को पचाना। दूसरा आता है आपका ईसो, ये ट्रैकिया, श्वास नली, जो कि हम श्वास लेते हैं, सांस की नली जिसे कहते हैं आमतौर पर। और इसके बाद ईसोफेगस, इसके 3 पार्ट होते हैं। ईसोफेगस ये है आपका स्टोमक, जैसे होंगे आमाशय, और ये पैनक्रियास, अग्नाशय, ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इन पूरी डिटेल में पढ़ते, पहले हम बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर पैनक्रियास, पूरे को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए पहले हम बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, तो इरेज कर देता हूं मैं। जैसे मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, इसे नोट कर लेना। एग्जाम के लिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बक्कल कैविटी। सॉरी, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, मुख गुहा। अगर हम मुख गुहा की बात करें, तो बक्कल कैविटी किसका काम करती है? बक्कल कैविटी का काम होता है ग्राइंडिंग प्लस लुब्रिकेंट। क्या होता है? ग्राइंडिंग प्लस लुब्रिकेंट, ग्राइंडिंग प्लस लुब्रिकेंट, भोजन को ग्राइंडिंग प्लस लुब्रिकेंट होता है भोजन को पीसकर चिकना बनाना। चिकना बनाना। बक्कल कैविटी क्या होती है? मुख गुहा, ग्राइंडिंग प्लस लुब्रिकेंट, जो हम भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, भोजन को पीसकर चिकना बनाते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन आता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भोजन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो भोजन का डाइजेशन स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, स्टार्ट हो जाता है मुख गुहा से। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले किसका पाचन होता है भोजन में? क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में पूछा गया था आपके, सबसे यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, सर मुझे ध्यान नहीं है कौन से में है। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले भोजन में किसका पाचन शुरू होता है? किसका पाचन होता है? जो हम भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जब फूड को, खाने को हम खाते हैं, जब मुंह में खाते हैं, जब लेते हैं भोजन को, लुब्रिकेंट बनाते, ग्राइंडिंग करते हैं, भोजन को पीस कर चिकना बनाते हैं अपने मुंह में, तो सबसे पहले उसमें भोजन में जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनमें सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है? तो आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का लगभग हमारे बक्कल कैविटी में ही कार्बोहाइड्रेट 30% डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट हो जाता है 30%। हम 30% लगभग कम से कम कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे बक्कल कैविटी में ही अभी हमारे स्टोमक में भी नहीं पहुंचा, उससे पहले ही 30% डाइजेस्ट हमारे कार्बोहाइड्रेट का बक्कल कैविटी में होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी पुलिस में। तो कुछ लोगों ने
कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर ठीक दिया लेकिन इसको पता भी नहीं रहता इसमें, तो मैंने आपको बता दिया है कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा पाचन भी यही होता है 30%, उसके बाद में स्टमक में होता है जाके। आमस है, आमस है। इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, इरेज कर देता हूं मैं। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, ये पॉलीसैकेराइड होता है। आपको अभी आगे बताया जाएगा कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, और ये आपका डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, पॉलीसैकेराइड को भी। और इसको भी हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। तो ये स्टार्च और माल्टोज आपके एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि जब बक्कल कैविटी में होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च माल्टोज में चेंज हो जाता है। स्टार्च एंड माल्टोज, माल्टोज ये आपके कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको बक्कल कैविटी के बारे में, आज का टॉपिक हमारे पास यहीं तक था कि बक्कल कैविटी क्या होती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे ईसोफेगस के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च में माल्टोज चेंज होता है, ये स्टार्च और माल्टोज आपके कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, जो कि स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड होता है और माल्टोज आपका डाइसैकेराइड होता है। तो बस यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया जाएगा ईसोफेगस क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।